तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का एक यूनिट है। फिजिक्स के अंतर्गत हमारा ये मैकेनिक्स एक फिजिक्स का पार्ट आता है। तो उसका एक यूनिट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर उधर क्या कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आते हैं तो हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि ये हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी से हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। जब भी हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमें ये बताना होता है कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है और वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से गति कर रहा है। तो हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर रखी हुई है, कोई किताब मान लीजिए रखी हुई है, तो हम कहते हैं कि ये 10 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। कोई बस खड़ी है, हम कहते हैं ये बस 1 किलोमीटर दूरी पर खड़ी है। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली। लेकिन अब हमें ये भी बताना होता है कि जो हमने बताया कि बस 10 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है, वो कहाँ से हम वो 1 किलोमीटर नाप रहे हैं, कि हम किस रेफरेंस से कह रहे हैं कि वो बस 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। या फिर एक किताब रखी है, तो हम किस रेफरेंस से, यानी कहाँ से हम उसकी दूरी को 1 मीटर नाप रहे हैं कि वो किताब 1 मीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है। और अगर कोई बस, ठीक है क्या, अगर कोई बस, हम ये कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, हम मान लेते हैं कि रियल में चाहे पॉसिबल हो चाहे ना हो। तो हमें ये बताना होगा कि हम उस जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हम नाप रहे हैं, वो हम कहाँ से नाप रहे हैं। ठीक है, अगर हम ग्राउंड से नापेंगे तो क्या होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिखेगा। अगर हम उस बस के अंदर बैठे हैं तो वो बस हमें क्या रुकी हुई अंदर से दिखेगी। और अगर हम किसी और ऐसे गाड़ी पर बैठे हैं जो कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो हमें वही बस 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई दिखेगी। यानी कि किसी भी चीज़ की पोजीशन या फिर उसकी स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, अगर हम कोई एक रेफरेंस फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के या फिर किसी के भी ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर उसके पोजीशन पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक बॉडी यहाँ पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो हम एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करते हैं, जिसका ओरिजिन ये ओ है। ठीक है, ये इधर हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। तो अब हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया और ये इसका ओरिजिन हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड टी। अब हम ये कहाँ से नाप रहे हैं, इस ओरिजिन से, कि यहाँ से ये बॉडी, यानी एक्स के डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस पर है, वाई के डायरेक्शन में वाई, और जेड के डायरेक्शन पर जेड, और किसी टाइम टी पर। यहाँ पर एक टाइम भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो किस टाइम पर ये एक्स वाई जेड है टी पर। हो सकता है अगर टाइम टी बदल जाए तो उसकी पोजीशन भी बदल जाए। यानी कि तो किसी बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ये भी बताया कि हमेशा सेम नहीं रहता। अगर कोई बॉडी किसी बस के अंदर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी बस के अंदर है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट बस के अंदर है और कोई हम उसे बाहर से देख रहे हैं तो हमें मूव करती हुई दिखेगी, और अगर हम बस के अंदर से उसको देख रहे हैं तो हमें रुकी हुई दिखेगी। तो यही है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उम्मीद है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a set of coordinates used to describe the physical phenomena such as position, velocity, और acceleration of an object। ठीक है, अब अगर हमें इस बॉडी का पोजीशन पता है, और अगर ये बॉडी अपनी स्थिति को, क्या अपनी पोजीशन को अगर बदल रही है, तो जिस टाइम से यानी चेंज हो रहा है, अगर हम यानी टी से डिवाइड कर दें, यानी डिफ्रेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी टी कर दें, तो हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या पता चल जाएगा, क्या कहते हैं, स्पीड पता, वेलोसिटी पता चल जाएगी। यही अगर वाई डायरेक्शन में हम डी वाई बाई डी टी कर दें तो हमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल जाएगी।
यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, इन सभी को निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स, यानी कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब चलिए इन दोनों के बारे में अलग अलग समझते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऑल अनएक्सिलरेटेड फ्रेम्स inside which net force is zero on the body। डेट इज हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स इनर्शिया। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया को मेंटेन किए रहता है। फिर समझते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया को क्या किया रहता है, मेंटेन किया रहता है, यानी कि उस पर न्यूटन्स के लॉज अप्लाई होते हैं। अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए, अनएक्सिलरेटेड होना चाहिए, यानी कि वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल क्या लेते हैं, एक कार लेते हैं, उस कार के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर वो कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे ऐसे मूव कर रही है, उस पर कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि कार ऐसे चल रही तो अचानक उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे चल रही तो ऐसे चलती रहेगी। यानी कि ये नहीं हुआ कि कार अगर ऐसे चल रही तो अचानक बढ़ गई, फिर अचानक स्पीड घट गई, फिर ऐसे चल रही। कार क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे चल रही है एक डायरेक्शन में, तो उसके अंदर जो मास रहेगा क्या होगा, अगर वो रुका है तो रुका रहेगा, और अगर उसके अंदर कोई मास अगर चल रहा है तो वो चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे हमारा फ्रेम क्या कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। यानी क्या होना चाहिए, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या अपने इनर्शिया को मेंटेन किए हुआ रहना चाहिए। यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो यानी कि हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। नेट फोर्स जीरो लगने का क्या मतलब है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। तो अब देखते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। सेकंड है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ऑल एक्सिलरेटेड फ्रेम in which objects break its inertia। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज आर नॉट होल्ड। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि कोई एक कार है वो चल रही है, ठीक है, कोई कार है चल रही है, ये हम लोग इसको कार मान लेते हैं। इसके अंदर हम क्या एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका देते हैं धागे से, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमने क्या बात की कि एक्सेलरेटेड होना चाहिए, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नॉट कांस्टेंट। यानी कि अगर कार ऐसे चल रही है तो अचानक से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ऐसे ऐसे कार आ रही है अचानक बढ़ जाएगी, फिर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अचानक घट जाएगी। तो ये जो हमारा बॉडी यानी या फिर ऑब्जेक्ट जो लटकी हुई है, अगर जैसे ही कार एक्सेलरेटेड होगी अचानक इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। फिर जब इसकी स्पीड अचानक कम होगी तो ये क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा। अब देखिए क्या हमने इस पर कोई फोर्स लगाया नहीं, लेकिन क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पीछे की तरफ गया, जब ये क्या हुआ, एक्सेलरेटेड हुआ। तो इससे हमें क्या मिलता है कि इस पर बिना कोई फोर्स लगाए ही ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अपने इनर्शिया को ब्रेक कर दे रहा है। यानी कि न्यूटन का जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो क्या कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है, और अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। लेकिन इस बॉडी पर हमने क्या कोई फोर्स लगाया नहीं, हमने बस क्या किया, इस कार की
को एक्सेलरेट कर दिया है, फिर इसका एक्सेलरेशन को रोक दिया, फिर एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अपने आप आगे पीछे जा रहा है। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो ये हमारा फ्रेम क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसे फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगर यही कार अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होती, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ है ये क्या होता, ये लटका ही रहता, ये आगे या पीछे नहीं जाता। तो ये क्या हो जाएगा, तब उस कंडीशन में ये हमारा इनर्शियल फ्रेम हो जाता। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम लोग किसी बस में बैठे हैं और बस अगर अचानक से अपनी स्पीड को बढ़ाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और बस अगर अचानक से अपनी स्पीड को कम करती है तो हम लोग आगे चले जाते हैं। तो हम लोग आगे या पीछे कैसे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। अब वो उसका रीज़न है कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो पूरा बस हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन की वजह से नॉन इनर्शियल बन जा रहा है। और उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो हमारा न्यूटन्स के लॉ जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। तो इस पर जिस कारण ये कोई ऑब्जेक्ट है ये पीछे जा रहा है, इस पर फोर्स तो लग नहीं रहा है, लेकिन हम न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करने के लिए एक इमेजनरी फोर्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो यानी कि अब वो स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है, इस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर, और जिस एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी बढ़ी है एम ए, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ताकि न्यूटन के लॉ होल्ड कर जाए। तो ये हमारा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उम्मीद है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं कि इस यूनिट में आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का हमारा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो इसके पहले हमें 2-3 पॉइंट समझने होंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से रिलेटेड। देखिए, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स we have two coordinates. One is real coordinate and other is observed coordinate. ठीक है, तो हम जब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट यानी कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक क्या होता है, एक रियल होता है, दूसरा ऑब्जर्व्ड होता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हमारा, ये रियल होता है, इसको हम लोग एस डैश से नाम देते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई एक इवेंट होता है, उस इवेंट का क्या होता है, उस इवेंट का जो पोजीशन होता है एक्स वाई जेड और टी, ये होता है। इसका ओरिजिन ओ हो गया, ओ डैश वाई एक्स और जेड। और जहाँ से हम लोग इस इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं इसको हम लोग कहते हैं कि ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट या फिर ऑब्जर्व्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वाई ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारा रियल कोऑर्डिनेट होता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रियल है, रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रियल कोऑर्डिनेट है, ये हमने इसको एस डैश लिया है इस पूरे का। तो इसके जो इस पर कोई इवेंट अगर हुआ तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। ठीक है, हम जैसे मान लेते हैं कोई एक बस जा रही है और बस के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर हम बस के अंदर से देखेंगे तो क्या होगा, उसके पोजीशन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश हमें दिखेंगे, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमें रुका हुआ दिखाई देगा। और अगर बस के बाहर से कोई आदमी है उसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि उसका पोजीशन उसे डिफरेंट दिखाई देगा। मान लेते हैं कि बस के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है। ठीक है, तो वो क्या देखेगा, इस इवेंट को, अगर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को उछाला गया या फिर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव किया, तो हम उसको एक इवेंट नाम दे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इवेंट हुआ, तो अगर हम बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हैं, हमने इसको एस डैश दिया है, नाम दिया है, तो ये हमें क्या एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम टी डैश पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको बस के बाहर से देखेंगे तो हमें डिफरेंट दिखाई देगा। हम मान लेते हैं बस के बाहर से जो देख रहे हैं वो ऑब्जर्व, यानी यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर इसके ओरिजिन पर खड़ा हुआ है, तो ये इसको क्या देखेगा, एक्स वाई जेड और टी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, एक हमारा रियल होता है और दूसरा ऑब्जर्व होता है। हमारा अगला पॉइंट है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें मेनली क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, टू फाइंड द रियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट
इन द टर्म्स ऑफ observed coordinates is called ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक क्या है कि v वेलोसिटी से चल रहा है। एक बात और समझ लीजिए, जब हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और आगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये सब पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर के हम लोग चलते हैं, जिसमें कि जो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वेलोसिटी से जो स्पीड में है वो क्या होगा, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा, एक्सेलरेटेड नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा रिस्ट में है, इसको हमने एस नाम दिया, इसको एस डैश नाम दिया। हमने इसको रियलाइज़ करने के लिए क्या एग्जांपल दिया था कि एक आदमी खड़ा हुआ है रिस्ट पर, अर्थ की सरफेस पर खड़ा हुआ है, और ये दूसरा क्या है, इसको हम लोग बस का नाम दे देते हैं इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, और ये बस क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी से चल रही है, तो बस जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको हमने एस डैश नाम दे दिया, और जो आदमी रिस्ट में बस के बाहर अर्थ की सरफेस पर खड़ा है उसको हमने एस नाम दे दिया उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। और जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है वो इसके ओरिजिन पर खड़ा होकर इस बस को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसका ये एक्स वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, ये इसका ओरिजिन ओ हो गया। और ये जो हमारा बस हो गया इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने एस डैश नाम दिया, तो इसका ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, इसका मान लेते हैं ओरिजिन ओ डैश है। अब देखिए इस पर हम मान लेते हैं कि बस के अंदर कोई इवेंट हुआ, यानी कि जो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी से चल रहा है उसके अंदर कोई इवेंट हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या है, रियल कोऑर्डिनेट है, यानी कि रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस पर कोई गेंद उछाली गई या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा मूव किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पहले हम लोग पोजीशन देखेंगे, हमने उस इवेंट को नाम पी दे दिया। ठीक है, तो ये जो इवेंट हुआ है यो इस बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर हमने इसको एस डैश नाम दिया, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश है, वाई डैश है, जेड डैश है, और इसका टाइम किस टाइम पर हो रहा है, टी डैश पर। ठीक है, तो फ्रेम एस डैश से इस इवेंट को का क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। लेकिन जो ऑब्जर्वर रिस्ट पर खड़ा है, जो बस के बाहर किसी एक फिक्स पॉइंट पर खड़ा है, जो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस इवेंट को देख रहा है, वो क्या देखेगा, इसको एक्स, वाई, जेड और टी इस कोऑर्डिनेट्स के रूप में देखेगा, क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एस है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि टू फाइंड द रियल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश को ऑफ एन इवेंट, यानी इस इवेंट का जो रियल कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश और टी डैश, इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट्स, यानी इन द टर्म्स ऑफ एक्स, वाई, जेड और टी, यानी कि यहाँ पर जो आदमी खड़ा है, जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इस इवेंट को, तो इसका रियल कोऑर्डिनेट्स को इस वाले एक्स, वाई, जेड के टर्म में चेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एक्स डैश जैसे हो गया, ये हमारा क्या है, रियल कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो वेलोसिटी से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वेलोसिटी से चल रहा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी बस के अंदर से देखेंगे तो ये एक्स डैश पोजीशन पर है, और वाई डैश, जेड डैश, टी डैश पोजीशन पर है। लेकिन जो बाहर से देखेंगे तो ये एक्स, वाई, जेड और टी पोजीशन पर है, तो इसी एक्स डैश को एक्स के टर्म में चेंज कर देना। अब यहाँ पर आगे कुछ भी आएगा वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। और वाई डैश को किसके टर्म में चेंज कर देना, वाई के टर्म में चेंज कर देना। जेड डैश को जेड के टर्म में चेंज कर देना, आगे यहाँ पर कुछ भी होगा वो क्वेश्चन बनेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और टी डैश को टी के टर्म में चेंज कर देना, यही हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमने यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया, यानी हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की, फिर हमने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की। फिर हमने देखा कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट लेने पड़ते हैं, कितने लेने पड़ते हैं, और उसमें क्या कहते हैं कि एक हमारा ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट होता है जहाँ से खड़े होकर के हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा हमारा रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहाँ से जिसके अंदर इवेंट होता है, और जो रियल कोऑर्डिनेट होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा होता है, और ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, इनर्शियल होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी। अब हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। फिर उसके आगे हमारा है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रकार हम इस यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो थैंक यू।